नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लगातार ईरान, अ, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की। आपको पता है इसके सेंट्रल फिगर कौन है? अयातुल्ला खामेनी। वो तो मारे गए, लेकिन इसके दूसरे सेंट्रल फिगर हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। क्या उनके साथ टैको होने जा रहा है? इसी बात को समझेंगे और इसी बात को जानने के लिए मेरे साथ भारत के बहुत डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर रहे मेजर समरपाल तूर जुड़ गए हैं, जो हमें बताएंगे कि कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन खड़ी हो गई है इस पूरे युद्ध के अंदर। किस तरीके से ये पूरा युद्ध जो है अब शेप लेगा, और ट्रंप किन किन जगहों पर फंसे हुए हैं। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ये कौन कह रहा है? ये कौन कौन लोग हैं जो इस बात की घोषणा कर रहे हैं, इसको सार्वजनिक कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर ये क्यों चल रहा है मेजर साहब? दीपक जी, जय हिंद। और जय हिंद। आपको और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आदर प्रणाम। तो ये जो नई टर्म है टैको, ट्रम्प ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, तो हमने देखा टैरिफ की लड़ाई में भी पहले बढ़ा देते हैं, फिर घटा देते हैं, फिर थोड़ा और बढ़ा देते हैं, फिर कोई दूसरा मुल्क अपने भी टैरिफ पे कुछ कर देता है कार्रवाई, तो फिर ये पीछे हट जाते हैं। तो देखें, कुछ पक्के इरादे पक्के डिसीजन लेने में दिक्कत तो आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड प्रेशर है। इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। पहले होता था कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट, पर अब इतनी ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, इतने इंडिपेंडेंट और ताकतवर मुल्क हैं कि अब वो गुंजाइश नहीं बची कि एक ही के ऊपर आप डिपेंडेंट रहें किसी एक चीज को लेके। इट इज अ वेरी वास्ट ग्लोबल अरीना अब। तो दीपक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब इतना पेचीदा मामला हो गया है ना कि आप नोटिस करेंगे कि लड़ाई का रेटोरिक कम हो गया है, धमकियां देना कम हो गया है। इन्होंने माना कि ईरान की नेवी को खत्म कर दिया या बर्बाद कर दिया या जैसे भी है, ठीक है। तो अगर ये कर दिया है तो इनके जो युद्धपोत हैं, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो 500-500 मील दूर क्यों बैठे हैं? तो असली थ्रेट तो अभी भी कायम है, बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो उस पे अभी कुछ नहीं थमा है। रोज दुगना ही ये गिरा रहे हैं, इसराइल के ऊपर बमबारी हो रही है। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि यहां पे ईरान ने एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो कौन सा है? कि जिस तरीके से उन्होंने जो जीसीसी, गल्फ कोऑर्डिनेटिंग कंट्रीज जो थी, कोऑपरेशन कंट्रीज, ये जो अमेरिका और वेस्ट के जो पक्ष में थी, जहां पे ये तेल की रिफाइनरीज अमेरिका को ये तेल भिजवाते थे जौन सी रिफाइनरियों से, उन पे ईरान ने हमला कर दिया है। तो ये जो ऑयल रिफाइनरीज, नेचुरल गैस रिफाइनरीज, इन पे हुई है एक्सटेंसिव डैमेज। और डैमेज होने की वजह से उन्होंने अमेरिका को बोला कि भाई आप युद्ध रोकें, क्योंकि देखो इन्होंने हमारी वो सारी लोकेशंस पे बमबारी की है जहां से आप अमेरिका को तेल मिल रहा है, तो आपका भी तेल बंद हो गया है। तो आप इस मन में या मंशा में ना रहे कि अगर आप सिर्फ ईरान का तेल रोकेंगे तो बाकी किसी का भी तेल रुकने नहीं वाला है। कह रहे हैं सभी का तेल रुक चुका है। तो पहले तो अमेरिका पे प्रेशर बनाया है जीसीसी कंट्रीज ने। दूसरा, कतर ने एक बहुत ही, एक मिनिस्टर है, सीनियर मिनिस्टर, उन्होंने ऐसे पत्ते खोले हैं। उन्होंने ये कहा है कि जीसीसी कंट्री आपस में नहीं भिड़ेंगी, आपस में युद्ध नहीं करेंगी, इसके बावजूद कि ईरान ने उनकी ऑयल रिफाइनरीज और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, होटल्स पे जो इन्होंने अपने ड्रोन्स गिराए हैं, मिसाइल गिराई हैं, उसके बावजूद जीसीसी ने कहा है कि हम नहीं लड़ेंगे एक दूसरे से। और कारण यह है कि यदि ये आपस में युद्ध करते हैं तो अमेरिका इस युद्ध से पीछे हटेगा और फिर वो जीसीसी कंट्रीज को हथियार बेचेगा, और बाकी इलीगल तरीके से, ब्लैक मार्केट से, दूसरे अलग तरीकों से हथियार ईरान के पास भी आते रहेंगे। इस पे कोई रोक नहीं लगने वाली है।
वहां पे चीन और रूस हथियार प्रोवाइड करता रहेगा ईरान को। तो जीसीसी ने कहा कि इस युद्ध का अंत नहीं है। ठीक है। यदि जीसीसी इसमें पड़ जाए तो उसने पूरा नकार दिया है और अमेरिका का प्लान हो गया फेल। अब मुझे ये अब बताइए, अमेरिका। अब मुझे हाँ ये जी। बताइए कि अमेरिका जो है वो गल्फ की जितनी भी, मिडिल ईस्ट की जितनी भी पेट्रोलियम उत्पादन कंट्री है जहां पर राजशाही है, उनसे प्रोटेक्शन मनी लेता है। वो उनके तेल को अपने पास लेता है, पेट्रो डॉलर में उसका व्यापार करता है, और यही उसकी अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी रीढ़ है। तो ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इन मिडिल ईस्ट के देशों पर एक साथ आक्रमण हो। वो चाहे सऊदी अरब हो, वो चाहे यूएई हो, वो चाहे बहरीन हो, वो चाहे कतर हो, वो चाहे और कोई देश हो। तो मुझे आप ये बताइए कि अब अमेरिका, जिसको आप प्रोटेक्शन मनी दे रहे थे, जिसकी दादागिरी को आप सह रहे थे, उसके रहते हुए भी आप पर हमले हो रहे हैं। तो क्या इन लोगों के मन में अमेरिका के लिए जो सम्मान था, या जिस दादागिरी या जिस धौंस के सहारे ये अपना काम चलाते थे, उस धौंस में कमी नहीं आई होगी? अमेरिका की खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं खराब हुई होगी? देखिए, ये युद्ध ने अमेरिका का गुरूर तोड़ के रख दिया है। जो उसे एक गलत फहमी थी कि उसे कोई छू नहीं सकता, उस पर कोई वार नहीं कर सकता, उसकी इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। आप देखें जितने भी इंपॉर्टेंट इनके मिलिट्री बेसिस थे, आप ओमान, ओमान हो गया, फिर साइप्रस हो गया, सऊदी हो गया, यूएई, जॉर्डन, कुवैत, कतर, बहरीन, मतलब ये सारी जगहों पे ऐसे बमबारी की है ईरान ने कि अमेरिका की जितनी भी डिफेंसिव मिसाइल शील्ड्स थी, सारी की सारी नाकाम हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। बल्कि वो इस हालत में भी नहीं है कि आज की तारीख में कोई अमेरिकी फौजी उस जगह पे जाके कोई छत उसे मिल जाए और वहां पे वो रह ले। टोटली अनसर्विसेबल है। ना वहां बिजली है, ना अब पानी है। ठीक है जी। और जो उनका मेन बिलियंस, मैं मिलियन नहीं बोल रहा हूं, मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ के जो रेडार थे, जो अत्याधुनिक और महंगे महंगे रेडार थे, जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर तक होती थी कि कुछ भी आसमान में उड़े तो वहां पे पता लग जाए, वो सारे रेडार सिस्टम्स को उड़ा चुके हैं। और किससे उड़ा है? एक सस्ते और टिकाऊ शाहिद 136 ड्रोन के साथ। जितनी भी इनकी बैटरियों को जो इन्होंने ओवरवेल्म किया है, इन पे कैसे लोड डाला है इन्होंने, पहले पूरा एक वेव ड्रोन्स का बेचते हैं, जिसके बदले इनकी बैटरीज एक्टिवेट होकर उन्हें इंटरसेप्ट करती हैं। और यदि ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं करेंगे तो ड्रोन तो जाके भिड़ेंगे ही, कोलैटरल डैमेज तो होगी। और वो भी क्रिटिकल जगहों पे जहां पे इनकी बैटरीज हैं, फ्यूल डंप है, इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, हाईफाई की रिफाइनरी है। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ड्रोन तो लगातार अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं इनका। जो इन्होंने मिसाइलें दागी हैं, अभी इन्होंने एक नई प्रकार की मिसाइल लेके आए हैं जिसके अंदर क्लस्टर रॉकेट है। मतलब एक एक मिसाइल आ रही है और फिर वो ऊपर से पूरी खुलती है, उसके भीतर कम से कम, मतलब 30 से 40 अलग अलग रॉकेट पूरे इलाके में, वो जो बम है वो फैलाव में गिरते हैं। और इर्द गिर्द जो भी बिल्डिंग है, कुछ भी रास्ते में आता है, वो नष्ट नाबूद हो रहा है। और विजुअल्स आ रहे हैं कि तेल अवीव में तो अब सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ रहे हैं कि भाई ये चीज कहीं बाहर पब्लिक में ना चली जाए। हालांकि कुछ बचता नहीं है, मतलब विजुअल्स बाहर आ चुके हैं, लोगों को सब दिख रहा है, पता लग रहा है। तो देखें ये, और ऊपर से मैं ये भी कहूंगा कि इसराइल अमेरिका पे प्रेशर बना रहा था कि भाई तुम्हारे से पहले देखो हम हमला कर देंगे, तो हम जा रहे हैं हमला करेंगे। तो अमेरिका ने बहुत समझाया इसराइल को कि भाई हमें डिप्लॉय होने दो, क्योंकि चाहे आप पहले हमला करो, मतलब यहूदी अगर पहले हमला करते भी और अमेरिका को नहीं इतला करते या कोऑर्डिनेट नहीं करते, तो भी ये मिलिट्री बेसिस जो गल्फ में है यही टारगेट होते ईरान का। चाहे सिर्फ ये जो 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी, उसमें अमेरिका के सिर्फ एक मिलिट्री बेस
पे इन्होंने हमला किया था, कतर वाले पे। वो भी उनको फोन करके इतला किया था कि भाई 24 घंटे हो गए, अब हम यहाँ पे अपनी मिसाइल गिरा रहे हैं, तो वहां पे लोगों को बोलो साइड हो जाए। इतनी डिप्लोमेसी और इतने लेवल तक चले गए थे कि जान माल का नुकसान ना हो और एक मैसेज भी चला जाए अमेरिका को। और आज अब इस युद्ध में वो नतीजा और आउटपुट सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि देखिए, चाइना ने 2019 में 45 बिलियन डॉलर की कुछ डील की थी ईरान के साथ कि वो इन्हें तेल देते रहेंगे, उसके बदले ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इक्विपमेंट, रेडार सिस्टम्स, इनकी एयरफोर्स सबको अपग्रेड करेगा और अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी सेटअप करेगा ईरान में। मतलब इतनी प्रॉपर डील हो चुकी थी, जो कि अब हमें पता लग रहा है कि जिस तरीके से जो अत्याधुनिक रेडार सिस्टम्स हैं ईरान के पास, जो गाइडेंस सिस्टम्स हैं ईरान के पास, और चीन जिस तरीके से अपनी ये जासूसी वाली जो इनकी जो इनका शिप है, वो पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और वहां पे पूरा फ्री फ्री मूवमेंट है इनका। तो चीन और रूस की तो शिप्स अभी भी वहां पे जा रही हैं। अब मुझे ये बताइए, चीन और रूस के संदर्भ में अमेरिका पोस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि दो जहाज ईरान के कुछ केमिकल लेके चाइना के एक पोर्ट से रवाना हुए हैं, ताकि चाइना को मिसाइल, ईरान को किसी भी तरह की मिसाइल की कोई कमी ना हो। लेकिन ईरान के आसपास तो ब्लॉकेड है। क्या चाइना किसी भी तरीके से ईरान को और मिसाइल बनाने में मदद कर सकता है? क्या चाइना ईरान को और मिसाइल दे सकता है? क्या चाइना ईरान तक वो मिसाइल पहुंचा सकता है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। आपके सवाल के जवाब के बदले मैं एक और सवाल करना चाहता हूं। अभी तक हूतियों ने क्यों नहीं इस लड़ाई में कूदे हैं? क्योंकि वो नेवल जब आक्रमण हो उसका इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो मदद कर सके ईरान की, जब अगर समुद्र के अंदर कोई युद्ध होता है। इसीलिए हूती नहीं कूदे हैं, और यही हूती करना चाहते हैं, क्योंकि उनका यस। वो नेवल वॉरफेयर के एक्सपर्ट है। और इसीलिए हूती लाल सागर के अंदर तमाम शिप्स रोक लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, फिरौती मांगते हैं, और भारत ने कई बार ऐसे शिप्स को बचाया भी है। तो अब जैसे आपने जवाब दिया दीपक जी, ये जो प्रोपेलेंट कह सकते हैं, जो केमिकल है या कुछ भी, ये जो मटेरियल है, जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट ईरान जाए। ये ये यमन भी जा सकता है, क्योंकि वो गल्फ ऑफ एडन में तो मूवमेंट चल रहा है। ये तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात कर रहे हैं, ये अलग है। तो देखिए, ये जो भी मटेरियल है, ये अगर यमन में भी गया तो बात एक ही है कि बहुत ही जबरदस्त तैयारी हो रही है। और अपने ये जो हूती हैं, ये मदद करेंगे ईरानियंस की। और देखिए, जहां तक तो स्मगलिंग रूट का बात है, बहुत सारे तरीके हैं कि आप हवाई जहाज का ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके, रात को आप हवाई जहाज को भी लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करके आप ये सारी हथियार एयर ड्रॉप भी कर सकते हो। लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ही मतलब उनकी हवाई पट्टियां डिस्ट्रॉय कर दी और एयर स्ट्रिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, लैंडिंग की कोई जगह नहीं, तो क्या हुआ? और अगर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर अगर आप लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग करें, नेप ऑफ द अर्थ, बिल्कुल जमीन से सटा के वो उड़े 50 से 100 मीटर ऊपर जमीन से, वो कोई भी हवाई जहाज या वो हेलीकॉप्टर डिटेक्ट नहीं होता। पर वो रिस्क भरा होता है कि यदि इसमें कोई गलती हुई एयरक्राफ्ट में, तो आपको रिएक्शन टाइम नहीं मिलेगा रिकवरी के लिए, आप सीधा क्रैश ही करोगे। तो खतरा भी उतना ही है, पर पॉसिबिलिटी भी उतनी ही है कि यस, इनको रिप्लेनिश किया जा सकता है या कर रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। ऊपर से देखें, तुर्कमेनिस्तान ईस्ट ऑफ ईरान में बॉर्डरिंग है तुर्कमेनिस्तान। फिर आप देखिए, अफगानिस्तान बॉर्डरिंग है ईरान के साथ। ठीक है, तो अफगानिस्तान एक बहुत ही क्रिटिकल रूट हो सकता है जहां से कि सामान ईरान में जा सके। ठीक है,
पाकिस्तान हालांकि ये मूवमेंट नहीं होने देगा, क्योंकि पाकिस्तान एंटी शिया है। जैश ए अदल जैसे आतंकवादी तंजीम इन्होंने बनाए हैं कि वो इनको काउंटर कर सके। और ईरान ने इनके बदले, जैश ए अदल को काउंटर करने के बदले, इन्होंने जेनब फितायून ब्रिगेड बनाई हुई है, या अल फितायून ब्रिगेड है। तो ये वो है जो कि पाकिस्तान की ओर से जो वार आएगा उसको काउंटर करने के लिए, बलूचिस्तान के जो फाइटर हैं उनका अगर कोई वार आएगा तो उनको काउंटर करने के लिए ईरान ने पूरे पख्ते बंदोबस्त करके रखे हैं। और ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है आईआरजीसी की। हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। ठीक है, ऊपर से टेरेन ऐसा है ना दीपक जी की ओपन टेरेन है। तो आप वैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध देख ले, ओपन टेरेन है, छुपने की कोई जगह नहीं, आड़ आप ले नहीं सकते हो। अल्टीमेटली कैजुअलिटी तो होगी ही होगी, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं। और आज मैं आपको यह भी इत्तला कर दूं कि सीएनबीसी न्यूज चैनल ने बताया है कि डेनवर एयरपोर्ट पे एक हवाई जहाज उतरा है अमेरिका का, वो सिर्फ अमेरिकी सिपाहियों के शव लेके आया है। अब या तो वो C-130 होगा या फिर वो C-17 और अमेरिका होगा। तो कह रहा है अभी तक 7 सैनिकों की मौत हुई है, छिपा रहे हैं आंकड़े। देखिए, हमेशा सारे मुल्क छुपाएंगे ही आंकड़े। चाहे आप इंडिया पाकिस्तान का युद्ध देख लें, आंकड़ों पे ही लड़ाई चलती रहती है। फिर वो तो मतलब वो तो अच्छा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी नागरिकों ने ही वीडियो बना बना के हमें कंफर्मेशन दी कि देखो आपकी मिसाइलें यहां बिल्कुल नूर खान बेस में ही गिर रही हैं। तो हमें एक एडवांटेज हो गया कि देखो हमें जो चाहिए था, सैटेलाइट इमेजरी के अलावा हमें लाइव फुटेज भी मिल गई जो पब्लिक ने हमें भेजी, मतलब वायरल कर दी तो हमारे पास आ गई। तो देखिए, वही है कि जिस तरीके से अब ये पूरी जगह ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें एक चीज होगी कि अमेरिकन डोमिनेंस खत्म है। अमेरिकन डोमिनेंस खत्म है। मुझे बताइए, कल पुतिन से 1 घंटे की बात डोनाल्ड ट्रंप की हुई है और ज्यादा बात उनकी रूस और यूक्रेन पे हुई है। क्या पुतिन मध्यस्थता करने के लिए राजी हैं? क्या पुतिन का मैसेज ईरान तक पहुंच गया है? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बातचीत की टेबल पर भेजिए? क्योंकि खबर ये भी है कि रशिया भी ईरान की टेक्निकली मदद कर रहा है, अन्य कई मामलों में भी मदद कर रहा है। देखिए दीपक जी, चाइनीज सोल्जर्स आज भी मौजूद हैं ईरान में। वो ऑपरेट कर रहे हैं अपना सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, पूरा सिग्नल इक्विपमेंट, और जो भी मिसाइलें जो दी हुई हैं चीन ने ईरान को, तो वो सारी चीज वो अभी ऑपरेट कर रहे हैं, मौजूद है ऑन ग्राउंड। तो वो हम डिनाइल में नहीं रह सकते कि भाई ये ऐसा नहीं है। पर देखिए, ऑफ सिंदूर में भी वहां पे टर्की के ऑपरेटर थे, ठीक है, हमने भी उनके एयरबेसेस नष्ट किए, उसमें इनके भी ऑपरेटर मारे गए टर्की के। पर वो ओपनली नहीं बयान कर सकते, आप आपके हाथ बंधे हुए हैं बिकॉज ऑफ डिप्लोमेसी। तो उसी तरीके से आप देखिए, रूस के भी ऑपरेटर वहां पे मौजूद है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी दिखा रहा है कहां कहां पे क्या मूवमेंट हो रही है इनके एयरक्राफ्ट्स की, इनकी पोजीशंस की। तो वो पूरी निगरानी रखे हुए। ऊपर से चाइना की एक कंपनी है वेक्टर, तो वेंटोर, VENT और वेंटोर। सो वेंटोर कंपनी है जो सैटेलाइट इमेजरी प्रॉपर दिखा रही है, और इनके नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इनके नेवल कैरियर ग्रुप की सैटेलाइट इमेजरी हर 3-4 घंटे में अपडेट करके वो ईरान को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, IRGC को। ऊपर से मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा दीपक जी की, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अब्बास अराक्ची। उन्होंने बड़े, हाँ, उन्होंने बड़े वो सवाल उठाए हैं कि अभी तक IAEA क्यों चुप बैठा है, और फिर UN आगे प्रोएक्टिव रोल क्यों नहीं प्ले कर रहा है, क्यों नहीं मध्यस्थता के लिए UN बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, और फिर ये भी बोला है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तो कल इन्होंने बमबारी की है,
फॉर्दो और ये दो तीन जगह हैं, इन्होंने वो ऑर्डिनेंस, हैवी ऑर्डिनेंस वाले, MOAB कहते हैं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, तो वो तो कम से कम 20,000 kg के हैं, वो तो 20-20 टन के बॉम्ब है ये तो मतलब जो भी रास्ते में है सब नष्टो नाबूद। मतलब जितना, मतलब 2 या 3 मंजिली बिल्डिंग जितना तो ये गड्ढा करती है जमीन में। तो कहते हैं कि इन्होंने तो हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे बमबारी की है। और ईरान कह रहा है हम इतने सालों से IAEA, UN, सभी इंटरनेशनल एजेंसीज को बुला रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो विजिट कर रहे हैं, कह रहे हैं सब ओपन में है, कोई ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम नहीं है। कहते, और इन्होंने 12 दिन की जब लड़ाई लगी थी इसराइल के साथ, तब भी ये एक दिन पहले नट गए नेगोशिएशन से और अगले दिन बमबारी की। इधर भी 26 तारीख को इन्होंने बात बंद की, 28 की दोपहर को कहते इन्होंने इसराइल के जरिए हमला करवा दिया। तो कहते कि इनकी शुरू से नियत ही नहीं थी फॉर पीस टॉक्स, नहीं तो ये अमेरिका की सिर्फ कब। समय खरीद रहे थे। और एक और गलती हुई अमेरिका से कि प्रोटेस्टर 25,000 मर गए। भाई मरने किसने दिया? अमेरिका ने। अमेरिका नहीं मरने दिया। तब किसी ने रोका था? किसी ने रोक लगाई थी? किसी ने कोई पत्थर की लकीर काटी थी कि आप बमबारी नहीं करेंगे, वो उन्हें प्रोटेस्टरों को मारने दो? असली तो यही थे ना, ये एक्चुअल ग्राउंड, जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, ये थे वो प्रोटेस्टर। तो ट्रंप रिजीम चेंज पीस, को भूल जाए। रिजीम चेंज अब नहीं होगा जी, अब बहुत ट्रंप मुश्किल है। देखें डे यूरेनियम 1 को पे खत्म आप, करना भूल जाए। कंक्लूड करते हैं, यूरेनियम को खत्म करना भूल जाए, एनरिच यूरेनियम यूरेनियम, को। देखिए यूरेनियम 400 kg अनअकाउंटेड फॉर है। और वो मैं बता रहा हूं डर्टी बॉम्ब्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। और देखिए ईरान को भी पता है कि मरता क्या नहीं करता, अगर वो चाहता तो अभी तक कुछ ना कुछ कर देता। उसकी पूरी नेवी खत्म हो चुकी है दीपक जी, और अभी भी वो चुप बैठे। तो वाकई मतलब अगर चलो नहीं भी है उसके पास न्यूक्लियर बम, डर्टी बॉम्ब तो है, उन्होंने वो भी नहीं इस्तेमाल किया अभी तक कहीं पे भी। क्योंकि जहां इसराइल में बमबारी हो रही है वहां पे रेडिएशन डिटेक्टर से आते हैं लोग पहले चेक करने की, रेडिएशन तो नहीं है डर्टी बॉम्ब्स की, तो वो नहीं है। तो अभी भी समय है दोनों साइड्स को, तो ये थाम लेना चाहिए कि भाई हमें लड़ाई नहीं करनी है। पर अब ईरान का मन बन चुका है कि वो नहीं रुकेगा, क्यों उसके साथ धोखा हुआ है। मतलब वो तो UN में बैठा UN को बोल रहा है कि भाई अमेरिका ने सभी रेड लाइंस, रेड फ्लैग, सब कुछ रेड पार कर दिया है, कोई परमिशन नहीं ली, कोई इजाजत नहीं ली। कहते ये आदत से मजबूर हैं, पहले झूठ बोलते थे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, कहते इराक में कुछ भी नहीं मिला इनको। इराक में तो मैं वॉर कवर करने गया था मेजर साहब, और बड़ा सुनता था बायोलॉजिकल वेपन है, केमिकल वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है। मैंने सद्दाम हुसैन के सभी पैलेसेस देखे थे। वहां मुझे मिला क्या? एक पाला हुआ शेर। कोई वेपन नहीं था। ये इसी तरह का फर्जी नैरेटिव बनाते हैं अमेरिका वाले। तेल के खेल के अंदर ये लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। इनको चाहिए पेट्रोल डॉलर, इनको चाहिए अपनी जेब में खूब सारे पैसे, और पूरी दुनिया पर इनको दादागिरी करनी है। तो ये अमेरिका की दादागिरी है, और मुझे लगता है कि अमेरिकी दादागिरी को एक बड़ा धक्का ईरान अपने जज्बे से लगाएगा। एक तरफ ट्रम्प का ब्रिक्स भी बम है। देगा धक्का। हाँ, एक तरफ ट्रम्प ब्रिक्स का ही बम है। जवाब है। एक तरफ ट्रम्प का बम है और दूसरी तरफ ईरान का दम है। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया ऊपर से मेजर दीपक साहब। जी देखिए, मुद्दा पेट्रो डॉलर का है तो ब्रिक्स अब और उभर के आएगा और यूनिटी के साथ आएगा अब, मैं ये मानता हूं। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है दुनिया के लिए इस जंग की, और कूटनीति के मैदान में क्या चल रहा है उसकी पल पल की अपडेट आपको मेरे फ्रंट पर, मेरे चैनल पर मिलती रहेगी।